Okay ji, Assalamu alaikum students. Let's get started with O-level physics, paper 2, variant 2, 5054/22, May, June 2025. This is a 1 hour 45 minutes का paper. Okay, let's start. Let's start with question number 1. ठीक है. A ball is dropped by the side of a vertical scale. ठीक है. एक बॉल को हमने ड्रॉप किया है by the side of a vertical scale. Okay. Marked in centimeters. A video recording of the fall shows the position of the ball on the scale every 0.1 seconds. इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि लेट्स से दिस इज अ स्केल 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एक स्केल है और हमने एक बॉल ड्रॉप की हुई है यहाँ से. लेट्स से हमने एक बॉल ड्रॉप की हुई है यहाँ से. वी नोटिस द distance traveled by the ball every 0.1 second. Okay. The distance that the ball falls is shown by the position on the scale. Okay, table 1.1 shows the results. Okay. टाइम और डिस्टेंस के आपको रिजल्ट्स यहाँ पे गिवन है. ओके. अब थोड़ा सा इनको एनालाइज करते हैं. बेटा फॉर द फर्स्ट 0.1 सेकेंड, देखो 0 से 0.1 पे जा रहे हो. कितना टाइम कवर हो रहा है? 0.1 सेकेंड्स. डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? 0 से 5 तक 5. फिर नेक्स्ट 0.2 माइनस 0.1, कितने सेकंड है? ये 0.1 सेकेंड्स. मैं बेटा आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कितने सेकंड का इंक्रीमेंट हुआ है? 0.1 सेकंड का. कितने डिस्टेंस का इंक्रीमेंट हुआ है? 20 - 5, दैट इज 15. फिर अगेन 0.3 माइनस 0.2, कितने सेकंड्स का इंक्रीमेंट हुआ है? 0.1. कितने डिस्टेंस का इंक्रीमेंट हुआ है? 44 - 20, दैट इज 24. 0.3 से 0.4, कितने सेकंड्स का इंक्रीमेंट हुआ है? 0.1 सेकंड्स. 44 से 78, कितने डिस्टेंस का इंक्रीमेंट हुआ है? 78 - 44 करो बच्चों, क्या आता है आंसर? दिस कम्स आउट टू बी 34. ओके. 0.4 से 0.5, कितने सेकंड्स का इंक्रीमेंट हुआ है? 0.1 सेकंड्स. 78 से 123, कितने डिस्टेंस का इंक्रीमेंट हुआ है? 45. अब विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, कुछ भी सोचे बगैर, कैन यू रियलाइज द टाइम पीरियड इज रिमेनिंग सेम? 0.1, 0.1, 0.1, 0.1 सेकेंड्स. हाउएवर आपका डिस्टेंस ट्रैवल इंक्रीज होता जा रहा है. 5 से 15, 15 से 24, 24 से 34, 34 से 45. बेटा टाइम सेम रह रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है. अगर सेम टाइम पीरियड में आप इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, योर स्पीड इज इंक्रीजिंग. ओके. ये एक जर्नल यहाँ पे हमने नोट लिख दिया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ऑन फिगर 1.1 प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बॉल, ड्रॉ अ सूटेबल लाइन. अच्छा जी, हमने ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करने हैं और एक ग्राफ बना देना है. ओके, लेट्स डू दैट. सो फर्स्ट पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट. ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट. लेट्स जूम इन अ बिट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? 0.1 and 5. अच्छा, अब सिर्फ 5 का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? दिस इज 0, दिस इज 20. 20 यूनिट्स कवर हो रहे हैं ना? हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस. 20 यूनिट्स कवर हो रहे हैं ना? हाउ मेनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस. एक बॉक्स कितने यूनिट्स के इक्वल होगा? 2. वेयर इज 5? दिस इज 5. 0.1 सेकेंड्स पे दिस विल बी योर 5. ओके. अच्छा जी, 0.2 सेकेंड्स पे क्या होगा? 20. तो 0.2 सेकेंड्स पे यहाँ पे आपके पास आ गया 20. ओके. 0.3 सेकेंड्स पे क्या होगा? 44. 0.3 पे आपका ये आ गया 44, ये आ गया 0.3. ओके. उसके अलावा क्या है? 0.4 के बाद यू हैव 78. 0.4 सेकेंड्स पे यू हैव डिस्टेंस ऑफ 78. ओके, ये आ गया. देन 0.5 सेकेंड्स पे कितना डिस्टेंस है? 123. दिस इज 123. 0.5 seconds पे you have a distance of 123. Mark it with a dot like this. Now you have all these dots. अब इन्हें क्या करेंगे?
कनेक्ट कर देंगे विद द लाइन, सिर्फ कनेक्ट देम विद द लाइन, इस तरह से, इस तरह से, like this. You will have this as your, oh, you will have this as your curve. बेटा अब आप पूछोगे सर आपको किसने बताया कि कर्व बनाना, आप यहाँ पे लाइन भी तो बना सकते थे। हाउ डू यू नो कि कर्व भी बनाना है? बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह के पॉइंट्स प्लॉट हुए हैं यहाँ पे एक कर्व ही सेंसिबल अमाउंट ऑफ डायग्राम है। सेकेंडली अगर आप थोड़े से जीनियस हो, थोड़े से जीनियस हो, थोड़ा सा दिमाग रखते हो, तो आपको मैंने की पॉइंट पढ़ाया था। सर कौन सा की? ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू स्पीड। क्या आप रियलाइज कर सकते हो कि स्पीड इंक्रीज हो रही है? सर आपको कैसे पता चला स्पीड इंक्रीज हो रही है? क्योंकि हर 0.1 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो वो इंक्रीज करता जा रहा है, तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इंक्रीजिंग। अगर ग्रेडियंट इंक्रीज कर रहा है बेटा तो यू विल ड्रॉ एन इंक्रीजिंग कर्व। अगर gradient of distance time graph is increasing you will draw an increasing curve, that's why you have here, ये आपके पास आ गया। तो इस तरह भी आप सोच सकते हो और पॉइंट्स देख के भी अंदाजा लगा सकते हो दैट इट विल बी अ कर्व। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। बच्चे एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या किसी को याद है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। बेटा 0.4 सेकेंड्स में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 0.4 सेकेंड्स में आपने 78 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, डिवाइडेड बाई 0.4। 78 डिवाइडेड बाई 0.4 क्या आंसर आ रहा है? कैन यू गाइस कैलकुलेट दिस आंसर? 78 डिवाइडेड बाई 0.4, दिस कम्स आउट टू बी 195 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सिंपल। Describe how to use the graph in figure 1.1 to determine the speed of the ball at time t is equal to 0.4 seconds. बेटा हमने टाइम t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स पे स्पीड ऑफ द बॉल अगर निकालनी है तो क्या करेंगे? बच्चे अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स को पार्ट 2 और पार्ट 3 में फ़र्क ही नहीं पता। पार्ट 2 में आपने क्या करना था? एवरेज स्पीड निकालनी थी, दैट इज टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। पार्ट 3 में क्या करना है? आपने स्पेसिफिक टाइम पे स्पीड निकालनी है, आपने t इज इक्वल टू 0.4 सेकेंड्स पे स्पीड निकालनी है। आप क्या करोगे? इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पीड एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट 0.4 सेकेंड्स, आप क्या करोगे? यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट। बेटा अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व है तो आप क्या करोगे? अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व है तो आप क्या करोगे? आप उस स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द कर्व पे टेंजेंट बनाओगे, लाइक दिस। You will calculate the gradient of that tangent. Let me draw the tangent like this. 1 second. Let's decrease the thickness. हाँ हो जाएगा सही। So if you want to calculate the speed at any point on a distance time graph, आप क्या करोगे? आप इस तरह का टेंजेंट बना दो भाई, like this। ठीक है, उसको थोड़ा सा और टिल्ट करना पड़ेगा। हमने एक्चुअली मेरा कर्व जो है ना वो बहुत बुरा बना है, so that's why थोड़ी सी डिफिकल्टी है हमें, but yeah, दिस विल बी योर टेंजेंट। टेंजेंट पे आपने दो पॉइंट्स ले लेने हैं, ए बी। लेट्स से ए इज x1 y1, बी इज x2 y2। इनका ग्रेडियंट निकाल लो, यू विल गेट द स्पीड। तो बेटा हमने अभी दो चीजें सीखी। अगर आपको एवरेज स्पीड चाहिए तो आप क्या करोगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। However, if your distance time graph is a curve और आपको एक specific time period पे speed चाहिए तो आप क्या करोगे? You will draw a tangent and calculate the gradient of the tangent. So write it here. Draw a tangent at time t is equals to 0.4 seconds. Calculate the gradient of the tangent
this equals to your speed. This equals to your speed. Simple, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. As the ball falls, the acceleration of the ball decreases, eventually becomes zero before it reaches the ground. Explain in terms of the forces acting why the acceleration decreases and why it eventually becomes zero. बेटा बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे. लेट्स से दिस इज अ बॉल. अब जैसे जैसे बॉल फॉल कर रही है, एज द बॉल इज फॉलिंग, क्या होगा? इस पे एक एयर रेजिस्टेंस की फोर्स लगना शुरू हो जाएगी. डाउनवर्ड कौन सी फोर्स होगी? वेट. अब जैसे जैसे बॉल फॉल कर रही है, कैन यू रियलाइज इट इज गेनिंग स्पीड? हाँ सर, ये तो हमने देखा था. जैसे जैसे बॉल फॉल कर रही है, इट इज गेनिंग स्पीड. एज योर स्पीड इंक्रीजेज, योर एयर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीज. रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेज, एक्सेलरेशन डिक्रीजेज. इसको लिख लेते हैं. व्हाट विल यू से? As the ball falls, its speed increases. As the speed increases, air resistance increases. As the air resistance increases, क्या होगा? Resultant force decreases. As the resultant force decreases, क्या होगा? Acceleration decreases. Simple as that. बेटा आपने ये भी बताना है, व्हाई डज एक्सेलरेशन इवेंचुअली बिकम जीरो. तो आप यहाँ पे क्या कहोगे? इवेंचुअली, इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स वेट. इवेंचुअली एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स वेट. Resultant force becomes zero. Resultant force becomes zero, and hence acceleration becomes zero. अब यहाँ पे बहुत सारे मेरे शहजादे स्टूडेंट्स होंगे जिनको रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं समझ आ रही होगी. बेटा रिजल्टेंट फोर्स बेसिकली क्या होती है? इट इज द डाउन माइनस अप फोर्स हियर, वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस. अगर एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, हायर वैल्यू माइनस कर रहे हो फ्रॉम वेट, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी. और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. रिजल्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी. सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड हियर. आगे बढ़ते. डिस्क्राइब द appearance of distance time graph when the acceleration of the ball becomes zero. अच्छा जी. बेटा जब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल बिकम जीरो तो क्या होगा? आप कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल करना शुरू कर दो. इफ यू आर ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड, डू यू रिमेंबर दैट द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड. ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? स्पीड. अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई है बेटे, तो आपका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट हो जाएगा. इफ योर ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, विच टाइप ऑफ अ लाइन डू यू हैव? बेटा अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाएगा तो किस तरह की ग्राफ बनेगा? यू विल हैव अ लाइन दैट इज अपवर्ड स्लोपिंग. यू विल से अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. शेप किस तरह होगा ग्राफ का? समवट लाइक दिस. ओके, आगे बढ़ते हैं. चलो, फिगर 2.1 शोज अ फोर्क लिफ्ट ट्रक यूज टू लिफ्ट अ लोड. अच्छा जी, ये एक फोर्क लिफ्ट ट्रक है जो लोड को लिफ्ट करने में इस्तेमाल किया जा रहा है. When lifting the load, the electric motor on the forklift truck has a useful power output of this. अच्छा जी, ये आपकी पावर आउटपुट आ गई. ओके, डिफाइन पावर. पावर क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफर्ड. एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम. ओके. The efficiency of the motor is 70%.
Calculate the input power to the motor. You have to calculate the input power of the motor if the efficiency is 70%. How will you do that? Efficiency is equals to power output divided by the power input into 100. पावर आउटपुट क्या है बेटा 600. एफिशिएंसी क्या है 70. पावर इनपुट यहाँ पे लिख दिया हमने मल्टीप्लाइड बाय 100. कैन आई कैलकुलेट द पावर इनपुट? यस. 600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70. क्या आंसर आ रहा है? 600 into 100 divided by 70. This comes out to be 857 volts is your power input. Simple. The forklift truck lifts a load of 50 kg through a vertical distance of this. Calculate the work done in lifting the load. बेटा वर्क डन किस तरह निकालोगे? एम जी एच करके. मास क्या है 50, जी क्या है 9.81, एच क्या है 2.3. कैन यू कैलकुलेट द वर्क डन? यस. 50 into 9.81 into 2.3. This comes out to be 1130 joules. Calculate the time taken to lift the load. आपने time taken to lift the load निकालना है. Do you remember? Power is equals to energy over time. Output power है आपके पास. Do you have the output power बच्चों? Yes, 600. Energy है 1130. Okay. 600 is equals to 1130 divided by time. Time निकाल लोगे. Time is equals to 1130 divided by 600. This comes out to be 1.9 seconds as your time. Describe how energy is transferred to thermal energy as the load is lifted by the forklift truck. हमने बताना है एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है टू थर्मल एनर्जी. हाँ जी. हाउ इज एनर्जी वेस्टेड एज थर्मल एनर्जी इन दिस इंटायर प्रोसेस? बेटा देखो यहाँ पे वर्क डन हो रहा होगा अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस. देयर विल बी वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस जिसमें आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है एज थर्मल एनर्जी. So you can write it here. You can say work done against air resistance. Work done against air resistance causes energy to be lost as thermal energy. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Figure 3.1 shows a flat tire on a car. The car needs to be inflated. Okay. The force on the flat tire of the car is this. अच्छा जी ये force आ गई. The area of the flat tire in contact is this. You have to calculate the pressure. Pressure is equals to force over area. Force क्या है 1350. Area क्या है 0.007. Can you calculate the pressure? Yes. Pressure निकाल सकते हो 1350 divided by 0.007. This comes out to be 1.9 into 10 raised to the power of 5 pascals. अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना चाहते दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन. ओके. एयर इज पम्प्ड इनटू द टायर टू इन्फ्लेट इट. दिस इंक्रीजेस द प्रेशर. ओके प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टायर ऑन द रोड डज नॉट चेंज. फोर्स क्या है कांस्टेंट. ओके. State how the area of the tire in contact with the road changes. Pressure is equals to force over area. बेटा force क्या है? Force is constant. That means pressure becomes inversely proportional to area. अगर pressure increase हो रहा है that means area decreases. So you will say area decreases. Simple. Inside the inflated tire, a particle of air collides against the wall of the tire. Define momentum. Momentum का क्या definition लिखेंगे हम? We will say momentum is the product of mass and velocity. Simple. Okay. Using ideas about momentum, explain why there is a force on the walls of the tire as the particle collides with it. बेटा let's say ये आपकी wall है. ठीक है. You let's imagine there is a gas particle.
ये यूं जाता है, वॉल से टकराता है और वापस रिवर्स हो जाता है. कैन यू सी द डायरेक्शन ऑफ द गैस पार्टिकल चेंजेस. एज द डायरेक्शन चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस. वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा. एंड फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम. So let's write it as the particle collides with the walls of container, with the walls of tire, sorry, with the walls of tire. Its direction changes. Its direction changes. This causes, this causes the velocity to change. Hence, the momentum changes. Okay. This change in momentum, this change in momentum results in a force. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. As the car moves, the temperature of the air inside the tire increases. The increase in temperature causes an increase in pressure of the air. Using ideas about particles, explain why the pressure increases. बेटा हमने बताना है टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से प्रेशर क्यों इंक्रीज हो रहा है. सो यू विल से एज टेम्परेचर increases, as temperature increases, what will happen? The kinetic energy, the kinetic energy of gas molecules increase, of gas molecules increase. This causes, this causes the gas molecules, this causes the gas molecules to collide more frequently. Yeah, collision frequency increases. This causes a larger force and hence the pressure increases. Simple. इससे आसान और क्या हो सकता है. Let's further move ahead. A sound wave from a vibrating tuning fork is displayed on the oscilloscope shown in figure 4.1. Okay. The sound wave is detected by this detected using a microphone. ठीक है, ये sound wave यहाँ पे microphone से detect हो रही है. Okay. Describe the motion of air particles as the sound wave passes from the tuning fork to the microphone. अच्छा जी, आपने motion of the air particles के बारे में बताना है as the sound wave passes from the tuning fork to the microphone. What will you say? The air particles, the air particles vibrate back and forth, back and forth, parallel to the डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल. ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल generating generating compressions and rarefactions. Simple as that, nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. On figure 4.2, the trace seen on the oscilloscope when the turning fork vibrates. अच्छा जी, ये trace आपने देखा है when the turning fork vibrates. The frequency of the sound is constant. State what is meant by frequency. Number of oscillations per unit time or number of oscillation in 1 second. Okay. The trace shown in figure 4.2 is developed in 0.05 seconds. Calculate the frequency of the sound wave. अच्छा जी, आपने frequency of the sound wave निकालनी. Can you realize
वन वेव ये है, दिस इज द सेकेंड वेव, ओके, एंड दिस इज एन अदर हाफ वेव। तो बेटा टोटल कितनी वेव्स हो गई? ये एक, ये एक, ये हाफ। टोटल कितनी वेव्स हो गई? 2.5 वेव्स। 2.5 waves are being produced in how many seconds? 0.05 seconds. एक वेव कितने सेकंड में प्रोड्यूस होगी? x. x is equals to 0.05 divided by 2.5. What does your answer comes out to be? 0.05 divided by 2.5. Your answer comes out to be 0.02 seconds. एक वेव कितने सेकंड में प्रोड्यूस होगी? 0.02 सेकंड। टाइम पीरियड क्या आ गया? 0.02 seconds. Can you calculate the frequency? Yes, 1 over time period. 1 divided by 0.02. This comes out to be 50 hertz as your frequency. Simple. आगे बढ़ते हैं. A student near the tuning fork observes the trace and listens to the sound. He notices that the amplitude of the trace decreases. State how the sound heard by the student changes. बेटा जो एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड है वो क्या कर रहा है? द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डिक्रीजिंग। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड डिक्रीज हो रहा है, व्हाट डज दिस मीन? द साउंड बिकम्स क्वाइटर या लेस लाउडर। ठीक है, द साउंड बिकम्स क्वाइटर। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतना आपका साउंड क्वाइटर हो जाएगा। The tuning fork is replaced by a new tuning fork that produces a sound wave of half the frequency. अच्छा, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है बेटा? हाफ हो गई है। ओके, द अच्छा हाफ हो गई है आपकी फ्रीक्वेंसी। The controls on the oscilloscope are not changed. Okay. On figure 4.3, draw the trace obtained with the new tuning fork. The trace obtained with the original tuning fork is shown. अच्छा जी, ओरिजिनल ट्यूनिंग फोक के साथ जो ट्रेस ऑब्टेन हुआ है वो ये रहा है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी हाफ हो गई। बेटा फ्रीक्वेंसी हाफ होने का मतलब क्या है? कि जहां पे पहले एक वेव प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे अब हाफ वेव प्रोड्यूस हो। फ्रीक्वेंसी हाफ होने का मतलब क्या है बच्चों? जहां पे पहले एक वेव प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे अब हाफ वेव प्रोड्यूस होगी। किस तरह? समवॉट लाइक दिस। पहले जहां पे पूरी एक वेव हो रही थी अब वहां पे हाफ है। तो जहां पे पहले दो वेव प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे अब एक वेव प्रोड्यूस हो। बेटा जहां पे पहले दो वेव प्रोड्यूस हो रही होती वहां पे एक वेव प्रोड्यूस हो गया। लेट्स कंटिन्यू दिस लाइक दिस। परफेक्ट। On figure 4.4, show three adjacent wavefronts of sound wave as the wavefronts move towards the gap in a wall created by an open door. Okay. And other students standing at P on the other side of the wall hear the sound. Okay. बेटा ये कौन सा सेटअप है? डिफ्रैक्शन का सेटअप है। ऑन फिगर 4.4 ड्रॉ द थ्री वेव फ्रंट्स आफ्टर दे पास थ्रू द गैप। डिफ्रैक्शन में क्या होता था? आपकी वेव स्प्रेड आउट हो जाती थी लाइक दिस। डिफ्रैक्शन में बच्चे क्या होता था? आपकी वेव स्प्रेड आउट हो जाती थी लाइक दिस। अब सर यहाँ पे 2 मार्क्स क्यों दिए? 2 मार्क्स इसलिए दिए हैं बेटा ताकि हम आपको बता सके कि वेवलेंथ बिफोर डिफ्रैक्शन एंड वेवलेंथ आफ्टर डिफ्रैक्शन विल बी सेम। देखो बेटा, 1 मार्क तो आपके वेव फ्रंट्स बनाने का होगा। दूसरी बात, दूसरा मार्क किस पे? यू हैव टू शो दैट द वेवलेंथ बिफोर डिफ्रैक्शन, वेवलेंथ आफ्टर डिफ्रैक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो रहा है? डिफ्रैक्शन। लेट्स फर्दर मूव अहेड। A student sets up the circuit shown in figure 5.1 to measure the resistance of a length of wire. The circuit contains four identical cells. अच्छा जी, सर्किट में आपके पास फोर आइडेंटिकल सेल्स हैं इस तरह। ओके। The student finds that both the meters read zero when the switch is closed. Okay. This is because the circuit shown in figure 5.1 is not suitable for the measurement. Describe all the changes
in the circuit in figure 5.1 that are needed so that the meters produce readings that can be used to calculate the resistance of the length of the wire. बेटा हम इस सर्किट में क्या चेंजिंग करें so that we start to get readings on the meters. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जिसने भी सर्किट बनाया है वो बहुत ही पागल बंदा है. फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी ये सर्किट बनाया है वो बहुत ही अजीब स्टूडेंट है. योर एम मीटर कैन नेवर बी इन पैरेलल. यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोल्ट मीटर. योर वोल्ट मीटर कैन नेवर बी इन सीरीज. यहाँ पे एम मीटर आ जाएगा. इन दोनों की जगहों को हमने स्विच कर देना है. सेकेंडली अगर आप बैटरीज को देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर क्या आ गया? नेगेटिव. बेटा बैटरीज में हमेशा द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकेंड बैटरी. इसने तो नेगेटिव नेगेटिव सामने कनेक्ट कर दिए, तो इस पूरी की पूरी बैटरी को हमें फ्लिप करना पड़ेगा. पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह रखना पड़ेगा. फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड विद द पॉजिटिव. सिंपल. तो ये दो चेंजेस हैं प्राइमरीली जो हमने करने होंगे. यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल से प्लेस द वोल्ट मीटर in parallel and ammeter in series and ammeter in series. Secondly, क्या बताओगे? Secondly, you will say flip the terminals of the battery. Flip the terminals of the two cells connected on the right so that the negative terminal the negative terminal of one cell is connected to the positive of the second cell, is connected to the positive terminal of the second cell. Positive terminal of the second cell. Simple. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Let's move ahead. अच्छा जी. Figure 5.2 shows the current voltage graph for a 9 centimeter length of wire line P and for a different length of the same wire with the same cross sectional area line Q. अच्छा जी. आपके पास दो लाइंस हैं, लाइन P एंड लाइन Q. ओके. Calculate the resistance of the 9 centimeter length of the wire. Calculate the resistance of the 9 centimeter length of the wire. How will you do that? For the 9 centimeter length of wire, your voltage is 6. Current is 0.8. Can you calculate the resistance? Resistance निकाल सकते हो बेटा? Yes. Resistance is equals to voltage over current. Resistance is equals to voltage over current. Voltage क्या है? 6. Current क्या है? 0.8. What does this comes out to be? 7.5 ohms. Explain whether line Q is obtained with a length of wire that is longer or shorter than 9 centimeter. हमने बताना है ये line Q जो obtain हुई है whether this is with a length of wire shorter or greater than line P. If you realize line Q की resistance किस तरह निकलेगी? Voltage over current. Voltage क्या है? 4. Current क्या है? 0.8. The resistance of line Q comes out to be 5 ohms. Can you realize that the resistance of line Q is less than the resistance of line P? And हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा था. Since resistance is directly proportional to length, ये हमने पढ़ा था. Length of Q will be less than length of P. Simple. बेटा देखो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q निकाली. हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर Q 5 ohms आई है, दैट इज लेस देन 7.5 ohms. सिंस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, अगर रेजिस्टेंस ऑफ Q इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ P, लेंथ ऑफ Q विल बी लेस देन लेंथ ऑफ P. Now you have to calculate the length of the wire used to obtain line Q. You have to calculate the length of wire used to obtain line Q. How will you do that? हमें पता है जो लाइन P है वो 9 सेंटीमीटर की है.
It carries a resistance of 7.5 ohms. Line Q कितने ohms की है? 5 ohms की. What will be the length of this wire? Let's say x. Can you calculate this value of x? It's 9 into 5 divided by 7.5. This comes out to be what? 45 divided by 7.5. This comes out to be 6. Length of wire Q comes out to be 6 centimeter. Easy peasy, lemon squeezy. Figure 6.1 shows part of a main circuit that includes 3 lamps and a heater. Okay, आपके पास 3 lamps है और एक heater connected है. ये रहा आपके पास heater. The mains voltage is 230 volts. Okay, mains voltage कितना है? 230 volts. And the power of the heater is 2000 volts. Okay. There is a 5 ampere fuse in the lighting circuit. यहाँ पे 5 ampere का fuse लगा हुआ है in the lighting circuit. Okay. 4 fuses of different readings are available for use in the heating circuit as shown in the list. Okay. Underline the most suitable fuse value for the heating circuit fuse. Explain your reasoning. बेटा हमने इस फ्यूज के लिए कोई रेटिंग बतानी है. What should be the rating of this fuse? Okay. First of all, can you realize power क्या है? 2000 volts. Voltage क्या है? 230. Power is equals to IV लगा दो. Power is 2000. Current यहाँ पे आ गया. Voltage 230 है. Can you calculate the current? Yes, 2000 divided by 230. Current क्या आ रहा? Yes, genius is 2000 divided by 230. Current क्या आ रहा है? 8.7 एम्पियर. अब अगर आपका करंट इन द हीटर इज 8.7 एम्पियर, अगर करंट इन द हीटर इज 8.7 एम्पियर बच्चे, तो आपकी फ्यूज की रेटिंग क्या होगी? ग्रेटर देन 8 एम्पियर. सो यू कैन से इफ द करंट is 8.7 amperes. The most suitable fuse rating is 13 ampere. Why? सबसे सुटेबल रेटिंग जो है वो 13 एम्पेयर क्यों है? 13 एम्पेयर सबसे सुटेबल रेटिंग क्यों है? बिकॉज जो आपकी फ्यूज की रेटिंग है बेटा, जो आपकी फ्यूज की रेटिंग है वो स्लाइटली अबव होनी चाहिए टू द करंट. जो आपकी फ्यूज की रेटिंग है बेटा वो सिर्फ स्लाइटली अबव होनी चाहिए या स्लाइटली लार्जर होनी चाहिए देन द नॉर्मल करंट. 8.7 से स्लाइटली लार्जर क्या है? 13 एम्पेयर. 30 एम्पेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. यहाँ पे रीजनिंग लिख दो. इसको थोड़ा सा अगर हम स्मॉल कर दें पूरी चीज़ को, तो लेट्स कीप इट हियर एंड लेट्स ऑल्सो मिनिमाइज दिस. कीप इट हियर. ठीक है. एंड यस, द मोस्ट सुटेबल रीडिंग इज 13 एम्पेयर because the fuse rating is slightly larger than the normal current. Is slightly greater, slightly larger than normal current. Simple. Easy peasy. आगे बढ़ते हैं. Describe what happens to a fuse when the current is too large. बेटा करंट अगर टू लार्ज होता है तो क्या होता है? फ्यूज ब्लोज या मेल्ट्स ऑफ. अगर करंट टू लार्ज होता है तो फ्यूज क्या कर जाता है? मेल्ट ऑफ कर जाता है, ब्लो ऑफ कर जाता है. ओके. Table 6.1 shows the current in the lamp of type A and type Q when connected to the main supply. Okay, ये current in the lamp of type A है, in type Q current आ गया. Okay. Calculate the current in the lightning circuit fuse when all three lamps are switched on. अच्छा जी. लैम्प पी में कितना करंट है? 0.26 एम्पियर. इस वाले में भी 0.26 एम्पियर. लैम्प क्यू में कितना करंट है? हाउ मच करंट डू वी हैव इन लैम्प क्यू? 0.43. ओके, 0.43 एम्पियर. व्हेन ऑल द स्विचेस आर क्लोज्ड, लाइटनिंग सर्किट फ्यूज में कितना करंट आएगा? 0.26 प्लस 0.26 प्लस 0.43. अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं
plus this comes out to be 0.95. 0.95 ampere. The current in the lightning fuse comes out to be 0.95 amperes. Simple. The rating for the lightning fuse in figure 6.1 is 5 ampere. Okay. The lamp of type Q is removed from the circuit. अच्छा जी, ये जो लैंप है टाइप Q का, इसको हमने रिमूव कर दिया है फ्रॉम द सर्किट. ओके 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 ओके. Calculate the maximum number of additional types of lamp P that can now be connected in parallel to the lightning circuit. अच्छा जी, बेटा लाइटनिंग सर्किट की रीडिंग क्या है? 5 एम्पियर. एक का एक एक टाइप पी का लैम्प कितना करंट कैरी कर रहा है? 0.26 एम्पियर. हाउ मेनी लैम्प्स कैन वी कनेक्ट? 5 डिवाइडेड बाई 2.6. दिस कम्स आउट टू बी 19.2. तो बेटा हम 19 लैम्प्स कनेक्ट कर सकते हैं टाइप पी के. इफ यू रियलाइज दो लैम्प्स ऑफ टाइप पी ऑलरेडी कनेक्टेड है. So how many additional lamps? How many additional lamps can we connect? 19 minus 2, that is 17. सर आपने 2 क्यों माइनस किया बेटा? क्योंकि दो लैंप टाइप पी के ऑलरेडी लगे हुए हैं. In some houses, lightning circuit is protected by a trip switch. ठीक है, आपका lightning circuit जो है वो protected होता है by a circuit breaker instead of a fuse. State two advantages of a circuit breaker. सर्किट ब्रेकर का क्या एडवांटेज होता है? सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज मोर देन वंस. बेटा फ्यूज तो सिर्फ एक ही दफा अगर ब्लो ऑफ कर गया तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. सर्किट ब्रेकर कैन बी यूज मोर देन वंस. कैन बी यूज्ड मोर देन वंस. और सेकेंड एडवांटेज क्या होता है ऑफ यूजिंग अ सर्किट ब्रेकर? इट इज मच फास्टर. सिंपल. आगे बढ़ते, लेट्स मूव अहेड. Figure 7.1 shows a simple DC motor. The poles at the ends of the magnet are not labeled. अच्छा जी, ये सिंपल डीसी मोटर है, यहाँ पे आपको पोल्स ऑफ द मैग्नेट नहीं लेबल करके दिए हुए. स्टेट द पर्पस ऑफ द स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स एंड द ब्रशेस. बेटा ये जो स्प्लिट रिंग कॉम्यूटेटर्स लगे हुए हैं, ये जो रिंग्स लगी हुई है दैट आर स्प्लिट इनटू हाफ, इनका क्या पर्पस? The split ring commutators are used to reverse the current in the coil when the coil is vertical. यहाँ पे आप लिख सकते हो, split ring commutators are used to reverse the direction of current, reverse the direction of current in the coil when the coil becomes vertical. When the coil becomes vertical. Okay. बेटा कार्बन ब्रशेस का क्या काम है? ये छोटे छोटे से ब्रशेस लगे हुए हैं यहाँ पे, इनका क्या काम है? दे कनेक्ट द बैटरी विद द कॉइल और दे कनेक्ट द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स विद द कॉइल. यू कैन राइट कनेक्टिंग द स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स, split ring commutators with the coil. Simple. With the coil. आगे बढ़ते हैं, let's move ahead. There is an upward force shown on the left hand side of the coil. There is a magnetic field in the space between the ends of the magnet. State the direction of the magnetic field. Explain how you determine this direction. बेटा ये क्या है? ये है एक डीसी मोटर. डीसी मोटर में हमेशा कौन सा लॉ लगता था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. डीसी मोटर में हमेशा कौन सा रूल लगता था? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. अब अगर आप इसको जूम इन कर लो, थोड़ा सा, थोड़ी सी देर के लिए जूम इन कर लेते हैं. दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव लाइक दिस, 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 लाइक दिस. करंट इस तरह फ्लो कर रहा है. लेट्स कंसिडर दिस साइड ऑफ द
सर्किट। आपकी फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है? अपवर्ड। योर थंब विल पॉइंट अपवर्ड। ओके। अब देखो यहाँ पे, ओ सॉरी माय बैड। हमेशा डीसी मोटर्स में कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने यहाँ पे गलती से राइट हैंड लिख दिया। ओके ओके ओके, माय बैड। आई एम स्लीपिंग, सॉरी। हमेशा डीसी मोटर्स में कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एसी जनरेटर्स में कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड। मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी माय बैड। ओके ओके ओके। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं, लेट्स फोकस अ बिट मोर। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे किस तरह लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक आउट योर लेफ्ट हैंड। योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। योर सेकंड फिंगर points outward, somewhat like this. Your second finger is pointing in the direction of current, that is outward. बेटा फर्स्ट फिंगर कहाँ पॉइंट कर रही है? लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। यू कैन से हियर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? लेफ्ट टू राइट। आपने निकाली किस तरह ये डायरेक्शन? बेटा ये सारी चीजें मैं पास पेपर्स में करा चुका हूँ। हाउ विल यू गिव द एक्सप्लेनेशन? यू विल से अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल। Force points or your thumb points in the direction of force, that is upwards. Thumb points in the direction of force. In the direction of force, that is upwards. Current flows out of the page. Out of the page. Second finger out of the page. Hence, the first finger points in the direction. Hence, the first finger points in the direction of the magnetic field. In the direction of magnetic field. Simple as that. Nothing complicated here. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. State what happens to the rotation of the coil if the magnetic field and the current in the coil are both reversed at the same time. बेटा अगर magnetic field और current दोनों को same time पे reverse कर दोगे तो there will be no change in the force of the coil. In figure 7.1, the coil is horizontal. The force upward on the left side and the force downward on the right side are 2.3. Okay. The distance between the sides of the coil and the axis is this. Calculate the total moment exerted on the coil by these forces. Give a unit for your answer. अच्छा जी, अब हमने मोमेंट निकालना है. किस तरह निकालेंगे? First of all, let's zoom in. बेटा let's say this is the center. ये फोर्स अपवर्ड जा रही है. This will cause a clockwise movement. किस तरह निकालेंगे? फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स क्या है? 2.3. डिस्टेंस क्या है? 0.15. कैन यू कैलकुलेट दिस मोमेंट? यस, 0.345 न्यूटन मीटर. इसको हम ला के यहाँ पे रख देते हैं. ठीक है. ये डिस्टेंस क्यों नहीं पिकअप हुआ? ये clockwise moment for this 2.3 Newton की force is equal to what? 2.3 into the distance, that is equal to 0.345 Newton. अब ये वाली फोर्स भी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रही है. फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स क्या है? 2.3. डिस्टेंस क्या है? 0.15. दिस कम्स आउट टू बी 0.345 मीटर्स. कैन यू ऐड अप बोथ दीज क्लॉकवाइज मूवमेंट्स? दोनों क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को ऐड अप कर सकते हो? क्या आ जाएगा आंसर? लेट्स डू दैट हियर. 0.345 plus 0.345. This comes out to be 0.69 Newton meter.
0.69 in the clockwise direction, Newton meter. Simple answer, nothing complicated. Explain why the turning effect becomes smaller as the coil becomes vertical. As the coil becomes vertical, magnetic field becomes weaker. Magnetic field becomes weaker. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. अच्छा जी, फिगर 8.1 is a diagram of a nuclear reactor. अच्छा जी, ये diagram है of a nuclear reactor. You have control rods, you have a fuel rod, you have a moderator, you have a concrete shielding. Okay. Nuclear fission reaction occurs within the fuel rods, which become hotter as a result. The thermal energy is transferred to the coolant circulating around the rods. ठीक है. Thermal energy produce हो रही है fission reaction से, that is getting transferred to the coolant. Okay. In table 8.1, state the purpose of each part of the reactor. हर part of the reactor का purpose बताओ. Concrete shielding का क्या purpose है? What is the purpose of concrete shielding? It absorbs the radiation. It absorbs the radiation or stops the radiation from spreading out. Absorbs the radiation. Simple. Control rods का क्या purpose है? It absorbs the neutron, slowing down the reaction. It absorbs the neutrons, slowing the reaction, slowing the rate of reaction. Okay, what is the purpose of moderator? Moderator का क्या purpose होता है? This slows down the speed of neutron. Slows down the speed of neutrons. Simple. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. आगे बढ़ते हैं बच्चों. Describe what causes the fission of a single nucleus of uranium 235 in the fuel rods and describe what happens during the fission. बेटा fission process के दौरान क्या होता है? A fast moving neutron hits the uranium nucleus. This causes the nucleus of uranium to split, and this splits into smaller daughter cells plus some more neutrons. यहाँ पे लिख दो. A fast moving neutron, a fast moving neutron hits the uranium nucleus, hits the uranium 235 nucleus. This causes, this causes the uranium 235 to split into smaller daughter cells, smaller daughter cells, and emits three more neutrons. Emits three more neutrons. Okay. These three neutrons, these three neutrons are further utilized, are further utilized to continue fission reaction. To continue fission reaction. Simple. आगे बढ़ते हैं. The specific heat capacity of the coolant is an important quantity in the design of the reactor. State what is meant by specific heat capacity. Energy required, energy required per unit mass to cause the temperature to increase by 1 degree centigrade. By 1 degree centigrade. Energy required per unit mass to cause the temperature to increase by 1 degree centigrade. Suggest and explain whether the coolant should have a larger or smaller heat capacity. Obviously larger. A larger specific heat capacity, specific heat capacity gives
a smaller temperature rise. Simple. Gives a smaller temperature rise. Easy. आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. आगे क्या लिखा हुआ है? फिगर 9.1 shows a path of the comet, the orbit of the earth and the orbit of Jupiter around the sun. ठीक है, ये orbit of Jupiter है, orbit of earth है, ये एक comet है. Okay. The comet is at position 3 when the earth is at position 5. अच्छा जी, comet की position ये है और earth की position ये है currently. Okay, okay, okay. कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें. No issues. Okay. On figure 9.1, draw the orbits of Mercury and Mars. Label each orbit. बेटा मार्स क्या है? सॉरी, मर्क्यूरी क्या है? सन के करीब है. दिस विल बी इट्स ऑर्बिट. हाउ अबाउट मार्स? मार्स जो है वो अर्थ से या कंपेरेटिवली इस तरह बने. वाई इस तरह सर? वाई विल मर्क्यूरी बी लाइक दिस? बेटा मर्क्यूरी इस तरह बनेगा, सॉरी मार्स इस तरह बनेगा. वाई? बिकॉज मार्स लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर. मार्स किसके बीच में लाई करता है? अर्थ और जुपिटर के बीच में लाई करता है. तो इस तरह का आपने ऑर्बिट बना देना है. राइट. मेक श्योर इट इज एलिप्टिकल. बेटा हमसे ये पूछा जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द कॉमेट एट पोजीशन 3 कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ व्हेन द अर्थ इज एट पोजीशन 5. पोजीशन 5 पे अगर अर्थ है, पोजीशन 3 पे कॉमेट है, व्हाई कैन नॉट बी सी द कॉमेट फ्रॉम द अर्थ? बिकॉज देखो, कॉमेट से जो भी लाइट आ रही होगी वो ये सन ब्लॉक कर देगी. Hence, you cannot see the comet from Earth. You can write it. All the light of comet is blocked by sun. Is blocked by sun. Hence, it cannot be seen. It cannot be seen from Earth. Simple. आगे बढ़ते. A force causes the comet to orbit the sun. State the name of the force that acts on the comet. बेटा कौन सी फोर्स कॉमेट पे एक्ट कर रही है टू ऑर्बिट अराउंड द सन? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, अट्रैक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे. या हियर यू हैव. Okay, four position of the comets are shown in figure 9.1. On figure 9.1, mark the direction of the force that acts on the comet at each of the four positions. बेटा हमेशा जो सन फोर्स लगाता है वो किस तरह एक्ट करती है? टूवर्ड्स द सेंटर. लाइक दिस. लाइक दिस. हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर सन फोर्स लगा रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह इनवर्ड एक्ट करेगी. लाइक दिस. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. Describe how the strength of the force that acts on the comet changes as the comet moves from position 1 through position 3 to position 4. बेटा जैसे जैसे कॉमेट मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन 1 टू 3 टू 4, फोर्स किस तरह चेंज हो रही है? गिव एन स्टेटमेंट एज वेल. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखो तो पोजीशन 1 से 3 तक द कॉमेट इज कमिंग क्लोज टू द सन. और कॉमेट अगर सन के क्लोज आएगा तो आपकी फोर्स क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. फ्रॉम पोजीशन 3 टिल 4 कॉमेट दूर जा रहा है फ्रॉम द सन. एज द कॉमेट मूव्स अवे फ्रॉम द सन, इट्स फोर्स डिक्रीजेस. सो यू कैन राइट डिस्क्रिप्शन में क्या कहोगे? पोजीशन 1 से 3 द फोर्स ऑन कॉमेट इंक्रीजेस. पोजीशन 3 टू 4 क्या हो रहा है? फोर्स ऑन कॉमेट डिक्रीजेस. इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? As the comet moves closer to the sun, closer to the sun, it experiences a larger
force. And as it moves away from the sun, it experiences a smaller force. Simple. Table 9.1 gives the orbital radius and the orbital speed of Earth and of Jupiter as each moves around the sun. Okay. Each Earth completes more orbits of the sun than Jupiter in the same time. Calculate the number of orbits that the Earth makes around the sun in the time that Jupiter makes one orbit. Show your work. Okay. बेटा हमें जुपिटर की क्या गिवन है ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल रेडियस गिवन है तो डू यू रिमेम्बर ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय कैपिटल टी ऑर्बिटल स्पीड क्या है 13 किलोमीटर पर सेकेंड सो 13 इंटू किलो का क्या सिंबल होता है किलो कैन बी रिप्लेस बाय 10 रेज़ टू पावर ऑफ 3 13 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 3 2 पाई आर क्या है रेडियस क्या है ऑर्बिटल रेडियस क्या है 7.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 8 7.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ 8 किलो की जगह बेटा क्या रख देंगे 10 रेज़ टू पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड दैट द जुपिटर टेक्स ये जुपिटर के लिए निकाल रहा हूँ अभी मैं अच्छा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं हमने बहुत ज़्यादा ही बेहुदा तरीके से इसको लिखा है लेट्स पुट इट हियर टाइम फॉर जुपिटर क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 पाई into 7.8 into 10 raised to the power of 8 into 10 raised to the power of 3 divided by 13 into 10 raised to the power of 3 टाइम टेकन फॉर जुपिटर क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू 7.8 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3 दिस कम्स आउट टू बी 3.8 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 8 ये आ गया टाइम टेकन फॉर जुपिटर टू कंप्लीट वन ऑर्बिट सिमिलरली अर्थ के लिए भी निकाल लो अर्थ के लिए भी v इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर टी अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड क्या है 30 ठीक है तो यहाँ पे हम 30 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3 कर देंगे वाई सर 10 इज द पावर ऑफ 3 क्यों किया आपने बस किलोमीटर है ना 30 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियस क्या है अर्थ का 1.5 इंटू 10 इज द पावर ऑफ 8 किलोमीटर ओके 1.5 into 10 is the power of 8 10 is the power of 3 क्यों ऐड कर रहा हूँ एक्स्ट्रा बिकॉज किलोमीटर टाइम पीरियड ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा 2 पाई 1.5 into 10 is the power of 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 30 into 10 is the power of 3 कैन यू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ हाँ जी टाइम पीरियड ऑफ अर्थ निकाला जा सकता है जी सर बिल्कुल निकाला जा सकता है इफ दिस बिकम्स 1.5 this becomes 30 this equals to what 3.1 10 raised to the power of 7 seconds बेटा अर्थ एक ऑर्बिट घूम रहा है इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम जुपिटर एक ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम व्हाट डू यू हैव टू कैलकुलेट calculate the number of orbit earth makes around the sun in the time that jupiter makes one orbit तो क्या करेंगे 3.8 into 10 raised to the power of 8 divided by 3.1 into 10 raised to the power of 7 can you calculate this answer yes 3.8 into 10 raised to the power of 8 divided by this answer the answer comes out to be 12 इसका मतलब ये है कि अगर अर्थ 12 ऑर्बिट्स कंप्लीट करेगा अराउंड द सन जुपिटर एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा दिस मार्क द एंड ऑफ द पेपर 2 मई जून 2025 आई होप एवरीथिंग इज क्लियर अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती यू कैन आस्क इन द चैट